अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा लहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर हयात भाई इन्होंने 2019 में सीएसएस क्वालिफाई किया है, इंफॉर्मेशन ग्रुप में इनकी लोकेशन हुई है। लेकिन इनकी जो जर्नी रही है सीएसएस और पीएमएस की 2015 से 2019 तक, इसमें एक नुमाया बात ये है कि इन्होंने 2 बार पीएमएस में इंग्लिश एसे पास किया है, सीएसएस 2016 एंड अगेन 2019 में इंग्लिश एसे पास किया है। इंग्लिश एसे का एक ऐसा पेपर है जो समझा जाता है कि यही पेपर जो है डिसाइड करता है कि आप सीएसएस पास करोगे या नहीं। तो ये सीएसएस इंग्लिश एसे का पेपर उमर भाई के लिए कभी कोई रुकावट नहीं बना। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इनसे जानें और पूछें कि ऐसे क्या एरियाज़ हैं जिन पे इन्होंने काम किया और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये सजेस्ट करेंगे। तो उमर भाई आपकी तरफ आते हैं। सो कंप्लीट आज गाइडेंस दे दें ऐसे के ऊपर, इस मिथ को ख़त्म कर दें कि ऐसे जो है बड़ा मुश्किल पेपर है। स्ट्रक्चर्ड तैयारी किस तरह से होती है और क्या आप समझते हैं कि किस तरह से करनी चाहिए ऐसे की तैयारी, जिसकी करने के बाद आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे इसको पास करने के? आपकी क्या अप्रोच रही, क्या सोर्सेज़ रहे और किस तरह से आपने प्रैक्टिस की, इवैल्यूएशन आप किस तरह से कराते रहे? सारी जर्नी जो है ऐसे से रिलेटेड वाली, वो शेयर करें। एक अनाउंसमेंट, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के कंबाइंड ऑनलाइन सेशन के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। टॉप राइट कॉर्नर में जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करें, अपनी सीट रिजर्व करवाएं। इस ऑनलाइन सेशन में ना सिर्फ 6 वीक्स में आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा सिलेबस कवर होता है, बल्कि आपके आंसर्स को भी इवेल्यूएट किया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस तरह एफिशिएंट तरीके से हाई स्कोरिंग जवाब लिखा जाए। और कोर्स के आखिर में एफपीएससी के पैटर्न पे एक मॉक पेपर भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिससे आप एग्जाम की उस ड्रिल से गुजरने का भी एक्सपीरियंस कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऐसे को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे टर्म क्या है। ऐसे बेसिकली आपका एक ओपिनियन होता है किसी भी सर्टेन टॉपिक के ऊपर, कि आप उसके ओपिनियन में क्या लिख रहे हैं, आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसको जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक स्टेटमेंट को, तो बेसिकली आप उसका आंसर दे रहे होते हैं और उस आंसर को आप साथ स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स के साथ, कुछ एविडेंसेस के साथ, कुछ क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, कुछ एम्पेरिकल एविडेंसेस के साथ। तो ये सारी चीजें बेसिकली मिल के जो है एक शॉर्ट फॉर्म से जब लेंथ में चला जाती है राइटिंग आपकी, तो इसको ऐसे कहते हैं। तो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले ऐसे की टर्म को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे चीज क्या है, कि मतलब ऐसे आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीएसएस के एग्जाम में, तो सीएसएस के एग्जाम के हवाले से, तो सीएसएस के एग्जाम में ऐसे किस चीज के ऊपर है कि आपने बेसिकली एक स्टेटमेंट का आंसर देना होता है उसे सर्टन लेंथ पे जाके। तो सही। अब इसकी प्रिपरेशन अगर देखी जाए तो सिविल सर्विसेज में सबसे मुश्किल जो प्रिपरेशन है वो ऐसे की है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मिथ्स भी हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि ऐसे को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसे को ऐसे करना चाहिए, जिससे स्टूडेंट जो है जनरली काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की तो मेरे लिए भी ये एक प्रॉब्लम थी कि ऐसे जो है उसको कैसे अटेम्प्ट करें। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ऐसे की टर्म को समझने के बाद मैंने अपना एक मैप बनाया, समझने के एक अपने आइडियाज को मैं पेपर पे लेकर आया कि ये इंग्लिश ऐसे का पेपर है, राइटिंग का पेपर है, और इसको मैंने कैसे पास करना है और इसके लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा होना। नो डाउट हम इंटर में भी इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक तक भी इंग्लिश होती है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश अच्छी पढ़ी होती है, लेकिन ऐसे के लिए आपकी वो इंग्लिश नहीं चल रही होती जो एकेडमिक इंग्लिश होती है। आपके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आपका एक एक्सप्रेशन भी होना चाहिए और एक्सप्रेशन के अंदर आइडियाज भी होने चाहिए कि बाकी पता चले कि आप एक राइटर और अच्छे राइटर। तो इसके लिए स्टार्टिंग पे जो मैंने सबसे पहले काम किया वो ये था कि मैंने अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वर्क किया। इंग्लिश ग्रामर के ऊपर वर्क करने के लिए कुछ लोग रेमंड मर्फी को लेते हैं, कुछ लोग रेनर मार्टन को लेते हैं। तो मैं ट्रेडिशनल और ये जो न्यू मॉडर्न सोर्सेज हैं इन दोनों को लेकर चला। सबसे पहले तो मैंने एक पाकिस्तान की ग्रामर थी, पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर बीए की, जो 1970s में यूज होती थी, उसको मैंने पढ़ा। उसकी मैंने प्रैक्टिस की प्रॉपर, बजाय इसके कि सिर्फ रूल्स पढ़ता मैं प्रैक्टिस करता था। और ये मैंने दिन में अपना आधा घंटे का टाइम रखा हुआ था कि आधा घंटा मैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर काम करूंगा।
तो पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर मुझे उस हवाले से काफी अच्छी लगी। उसके साथ मैंने रेमंड मर्फी की जो ग्रामर है उसको मैंने पूरी तरह से उसकी एक्टिविटीज जो है सॉल्व की उसी बुक के ऊपर। सॉरी। सही। आप यानी ऐसे के अभी जो है जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बेहतर करने वाला एरिया बता रहे हैं कि आपने जो है ये जी ग्रामर की बुक्स फॉलो की, और जी उसके उसके बाद उमर भाई, क्योंकि ऐसे के आप जब एफपीएससी का वो सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो कोई सिलेबस तो है ही नहीं ऐसे का, तो वो क्या जी तैयार करना है, कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, जी, ये मैं बताएं। उसी तरफ आता हूँ। उसके बाद जो दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जो करनी चाहिए स्टूडेंट्स को ग्रामर के साथ, वो ये है कि उनको अपनी रीडिंग हैबिट जो है ना वो बिल्ड करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट जो है, आपकी दो किस्म की रीडिंग होनी चाहिए सीएसएस के हवाले से। एक तो अच्छा न्यूज़पेपर, जिसमें डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान में एक अथेंटिक न्यूज़पेपर है ना, उसमें कोई ग्रामेटिकल इश्यूज इतने होंगे, उनकी स्टेटमेंट्स और उनका एनालिसिस जो है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो आपके लिए काम आता है। साथ अच्छे फॉरेन मैगजीन है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की वेबसाइट हो गया, डिप्लोमेट हो गया, फॉरेन पॉलिसी की वेबसाइट से देख लें चीजें, या आप इकोनॉमिस्ट से चीजें देख लें। अच्छा, इसके बाद रीडिंग के साथ साथ एक तरफ तो आप न्यूज़पेपर या जर्नल की रीडिंग करते हैं जो बेसिकली आपको करंट नॉलेज देता है। एक आपको एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के लिए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मजीद अच्छा करने के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ती है। उसके लिए जरूरी है कि आप फिक्शन, नॉन फिक्शन और रेफरेंस बुक्स पढ़ा। ठीक है, मैं ये पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप फिक्शन भी पढ़े। फिक्शन में आपको जो भी पसंद है, अगर आपको थॉमस हार्डी पसंद है नॉवल वगैरह में, क्लासिकल में, आप उसे पढ़े। ठीक है, अगर आप जेन आस्टन को पसंद करते हैं आप उन्हें पढ़ें। अगर आप फिलोसफी की बुक्स में जाते हैं, विल ड्यूरेंट को पढ़ते हैं, रसल को पढ़ते हैं, आप उनको भी पढ़ें। ठीक है, उसके साथ लेकिन आप जब उनको पढ़ रहे हो तो आप उनको दो चीजों को माइंड में रख के पढ़ें। एक चीज तो आप इस माइंड से पढ़ें इन बुक्स को कि आप यहां से नॉलेज हासिल कर रहे हैं, साथ आप ये भी देखें कि आप इंग्लिश लैंग्वेज यहां से सीख रहे हैं, क्योंकि उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे होते हैं। अगर उन्होंने सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस भी फ्लॉलेस है। अगर उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस लिखा है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस भी फ्लॉलेस है। और सबसे बड़ी बात जो आपको इन अच्छी रीडिंग को पढ़ने से, इन अच्छी बुक्स को पढ़ने से मिलती है, वो ये है कि आपका वोकैब का इशू जो है ना वो रिजॉल्व होता है। क्योंकि हम लोग मोस्टली वर्ड्स तो यूज कर देते हैं, वर्बोसिटी ज्यादा कर देते हैं, लेकिन हमें लिटरल मीनिंग का नहीं पता होता कि इस वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है। तो इसलिए जब आप ऐसी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी जगह पे कौन सा वर्ड लगना है और उसका क्या मीनिंग कन्वे होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज जो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, वो कहता हूँ कि रीडिंग हैबिट अपने अंदर बिल्ड कर, और ये मैंने भी काम किया। इसके लिए मैंने काफी चीजें रीडिंग भी की, और उस रीडिंग को फिर मैंने अप्लाइड फॉर्म में अप्लाई किया अपने ऐसे की राइटिंग। अच्छा, तीसरी चीज जो है वो आपके पास है राइटिंग की प्रैक्टिस, जो ऐसे के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आप फंक्शनल अप्रोच पे जाएं। आप देखें कि ऐसे के फंक्शंस कौन कौन से, यूनिट्स कौन कौन से। ऐसे का सबसे पहला यूनिट जो है वर्ड। तो वर्ड को समझने के लिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का समझना बहुत जरूरी है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे प्रॉपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलें। आप अगर रेनन मार्टिन यूज कर रहे हैं तो रेनन मार्टिन में तो एक बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, एनालिसिस और सिंथेसिस का, जिसमें आप सेंटेंसेस बनाते हैं और ब्रेक कर रहे होते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे होगा, कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होगा। आप उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप अपने सेंटेंस को ठीक कर लेते हैं तो सेंटेंस के बाद आपको नेक्स्ट फेज पे जाना चाहिए। वो क्या है कि आपको एक प्रॉपर पैराग्राफ लिखना चाहिए। और पैराग्राफ के राइट्स अप मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप 500 के करीब पैराग्राफ के राइट्स अप करें। जरूरी है ये, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमी पे करें, एजुकेशन पे करें। अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आपके सामने जो है लाइट आ रही है तो आप उस लाइट के ऊपर लिख सकते हैं। आपकी अगर कवर्ड में कोई अच्छी चीज पड़ी हुई है, कोई कप है, कोई भी अगर अच्छी बुक पड़ी है और आपको फैसिनेट कर रही है, तो आप उसके ऊपर बैठ के एक पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली वो पैराग्राफ हम इसलिए लिखते हैं कि एक तो हम अपने आइडियाज को देखिए कि हम अपने आइडियाज को किस तरह से लेकर चलते हैं, राइटिंग को आप फिर आगे लेकर चलें। वो के लिए मैंने जो गाइडलाइन दी, नो डाउट टीचर थे मेरे जिनसे मैं एवेल्युएशन करवाता था, लेकिन मैंने जिस बुक को फॉलो किया है वो है एक्सप्लोरिंग द वर्ड्स है, कैसे को कैसे लिखना चाहिए, इसकी मेन बॉडी कैसे बनानी है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे करना है, इन चीजों को आप फॉलो करें।
सही। साथ मैंने एक और एक्टिविटी अपने साथ यूज करता रहा। वो क्या थी कि कारवान की एक बुक है स्किल वर्कर के नाम से, काफी मतलब बड़ी बुक है स्किल वर्कर। वो बेसिकली आपकी ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर। आपने उसी के ऊपर लिखना है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। उन्होंने आपको डिफरेंट एक्टिविटीज दी हैं, तो उनकी थीसिस स्टेटमेंट बनाए। आपको उन्होंने टॉपिकल सेंटेंस की एक्टिविटीज दी है, आप टॉपिकल सेंटेंस की एक्टिविटीज करें। तो वो चीज भी साथ मैंने की, और मैं स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि कारवान की स्किल वर्कर बुक जो है उसको मार्केट से लें और उसको भी वो सॉल्व करें। अच्छा, अब ये आपका प्रोसेस है जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं एक प्रैक्टिस के साथ साथ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो सबसे है आपकी इवेल्युएशन। और इवेल्युएशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपके पास एक अच्छा इंग्लिश का मेंटोर, वो मेंटोर जो 3 घंटे या 4 घंटे लगाकर आपने जो भी लिखा है, चाहे वो 1000 वर्ड लिखे हैं, 1500 लिखे हैं, उन तमाम वर्ड्स को वो प्रॉपरली चेक कर सके, आपकी मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर सके। मेरा मानना है कि हर इंसान जब इंग्लिश राइटिंग सीख रहा है या इंग्लिश राइटिंग के ऊपर कमांड ले लेता है, जो एक नॉमिनल कमांड होती है, पूरी अथॉरिटी तो इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके ऐसे के हवाले से कमांड होती है, उसमें आपकी जो मेजर मिस्टेक्स होंगी, जो कॉमन मिस्टेक्स होंगी, वो 30 to 40 होंगी। अब वो 30 से 40 मिस्टेक्स को रिजॉल्व अगर आप अपनी इवेल्युएशन से करवा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको इंग्लिश ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बात होगी प्रिपरेशन के हवाले। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पे जाते हैं कि टॉपिक कौन से करने चाहिए। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, इस तरह के टॉपिक्स को वो क्लाइमेट। करने चाहिए भी। आप बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करें। जी, क्लाइमेट, आप बेसिक टॉपिक से स्टार्ट हो। बेसिक टॉपिक्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैंने इसके लिए वर्ड फॉर्म में एक अपनी बुक बनाई हुई थी जो अभी भी मेरे साथ चलती है। एक तो ये थी कि मैं उसमें अपने वोकैब के वर्ड्स ऐड करता था। जब मैं कोई भी बुक पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और कोई भी वर्ड जिसका मुझे मीनिंग नहीं था आता, तो वो मीनिंग वगैरह वो चीजें मैं उधर लिख देता। सेकंड क्या है कि वो आपकी फैक्ट बुक होती है कि आपने अगर कुछ बुक में अच्छा पढ़ा है तो उसको आप उधर कॉपी पेस्ट कर दें, ठीक है, यहाँ उसे लिख दें उधर। आपने न्यूज़पेपर में कोई अच्छी स्टेटमेंट मिली है तो उसे लिख। वो आपकी फैक्ट बुक जो है वो आपके ऐसे के एनालिसिस या नॉलेज जो होता है, जो आप स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि नॉलेज कहाँ से लेकर आए, तो उस नॉलेज में आप यूज कर सकते हैं, और वो आपका एनालिसिस भी बिल्ड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आपने उसे कॉपी करना है। सम टाइम ऐसा होता था कि जो मैंने चीजें एक्सपेक्ट की होती थी, मैं उनको अपोज करता था, उसकी अपोजिशन में लिखता था कि ये स्टेटमेंट अगर दी है तो इसके ऑपोजिट ये हो सकते हैं, और वो समटाइम्स ज्यादा प्लॉजिबल आपकी स्टेटमेंट हो जाती है। अच्छा, अब फैक्ट बुक के साथ आप अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस करें। ऐसे के टॉपिक्स को आप कभी भी लिमिटाइज ना करें। आप बेसिक टॉपिक से स्टार्ट हो, उसके बाद आप स्टेटमेंट वाले एसेज जो हैं, स्टेटमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं, उनको करें, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है, चाहे वो आर्गुमेंटेटिव है, आपको वो करने चाहिए। अब स्टूडेंट कहते हैं कि वो स्टेटमेंट कहां से आए। उसका बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है जो मैंने खुद भी अप्लाई किया, और मैं अपने जितने भी एस्पायरेंट्स जो मेरे जानने वाले हैं जब मुझसे पूछते हैं तो उन्हें कहता हूं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में लेट्स सपोज आपको एक अच्छी स्टेटमेंट नजर आ गई है, तो आप उस स्टेटमेंट के ऊपर लिखना शुरू करें। आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, उसमें से कोई अच्छी स्टेटमेंट आगे उस पर लिखते हैं। कौंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की वेबसाइट पे जाएं तो सीएफआर की वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसे के नाम से टॉपिक मिल जाता है, कोई ना, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, किसी भी वर्ल्ड का जो रीजन है उसके ऊपर, किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर, वीमेन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, ये कोविड-19 है, ये पेंडेमिक है, इसके ऊपर। तो आप उसके ऊपर पढ़ के उसी चीज को अपने एनालिसिस की बेस पे कैसे लिख सकते हो, उसी स्टेटमेंट को यूज करते हुए। सो स्टार्टिंग से आपको बेसिक चीजें करनी चाहिए, बेसिक टॉपिक्स, लेकिन स्टार्टिंग के बाद आपको हार्ड टाइम के लिए भी दूसरी चीजें भी करनी चाहिए, क्योंकि सर आपको पता है कि सीएसएस के एग्जाम में आप एसए के पेपर में गेस्ट वर्क नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं कि एसए के पेपर में कोई भी बंदा गेस्ट वर्क कर सके। तो मल्टीपल स्टेटमेंट लिखें। फिर एक स्टूडेंट को इशू आता है कि आया कि हमें फुल लेंथ ऐसे लिखने चाहिए, या हमें शॉर्ट ऐसे लिखने चाहिए, या हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन प्लस आउटलाइन लिखनी चाहिए। मेरा इस पे मानना ये है कि आप प्रैक्टिस करें। आप बजाय इसके कि सिर्फ आउटलाइन और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखें, आप एक दिन में ये चीजें लिख लें एक टाइम में। मतलब आपको इसके ऊपर टाइम कितना लगना है जी, 40 मिनट या 50 मिनट, 50 मिनट में ये काम करें। नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है कि नेक्स्ट सिटिंग में आप 2 घंटे 10 मिनट में अपना पूरा ऐसे उसी स्टेटमेंट के ऊपर जो आपने पीछे काम किया हो। अब उस स्टफ पे ऐसे लिखने के बाद उस ऐसे को आप खुद पढ़ें, और 3 घंटे की प्रैक्टिस में ये टाइम लाजमी रखें कि 10 मिनट आपने ऐसे पढ़ना है। मेरे 4 ऐसे पास होने में शायद ये भी एक राज था कि मैंने अपने हर ऐसे को आखिरी 10 मिनट में
पढ़ा है उसमें जो जगह स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो उससे, ठीक है, तो ये चीज आप करें और फिर आप इसकी करवाएं प्रॉपर वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप अपने ऐसे मेंटोर के पास जाएं जो आपको 3 से 4 घंटे में आपका पूरा ऐसे पढ़े, उसमें आपकी ग्रामर के इश्यूज, आपकी जो मैकेनिकल इश्यूज हैं ऐसे के, वो रिजॉल्व करे। रह गई बात एनालिसिस और आर्गुमेंटेशन, वो आप डिस्कशन से ठीक कर सकते हैं। आप ज्यादा एक्सट्रीम पे ना जाएं, आप चीजों को मॉडरेट लेकर चलें, आपके पास सही। चीजों का नॉलेज होता है, आप देखिए कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में ये टॉपिक एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। लेट्स सपोज अगर हम पाकिस्तान ही एजुकेशन के लिए फिनलैंड का मॉडल देते हैं, तो फिनलैंड की डेमोग्राफी को तो भी हमें देखना चाहिए। आप क्यों ना पाकिस्तान में एजुकेशन का मॉडल कोई श्रीलंका या इंडियन किसी स्टेट का दे दे, जो ज्यादा सही। प्रैक्टिकल हो सकते हैं सही। आपकी जियोग्राफी के हवाले से, ठीक है। तो ठीक। रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी आपने एनालिसिस को, अच्छा उमर भाई, आपने जो मेंटोर की बात की, आपसे पहले जब बात हुई थी, आपने तो पहले ये कहा था कि जो ऐसे आप एवेल्यूएट करवाते थे, ऐसे मेंटोर के साथ आप जो है बैठते थे जो इंग्लिश का माहिर हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आर्गुमेंटेशन के ऊपर भी आपको इनपुट दे पाए। तो ये जो है कितना फ़ायदा देता था आपको सिर्फ ऐसे टीचर के पास जाना जो बीए लेवल की करेक्शन जानता है, कि आपकी मिस्टेक्स और मैकेनिकल जो मिस्टेक्स है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ये फीजिबल है, या ऐसे टीचर के पास हम जाएं कि जो जो आर्गुमेंट और जो है दोनों चीजों पे फोकस करे? देखिए चीजें तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके आर्गुमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट्स के लिए आपको रेडीमेड चीजें मिल सकती हैं। आर्गुमेंट्स के लिए आपके पास न्यूज़पेपर है, आर्गुमेंट्स के लिए आपके पास वेब चैनल्स हैं, आर्गुमेंट्स के लिए आपके पास बुक्स है, आर्गुमेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात आपका ब्रेन है जो आपको हर चीज की फ्लिप साइड के बारे में भी बता देते हैं। फ्लिप साइड पे जाएं, ऑन द फ्लिप साइड क्या हो सकता है, कॉइन की दूसरी तरफ क्या हो सकता है, और फिर दोनों चीजों को एवेल्युएट करें तो आपका एक अच्छा आर्गुमेंट आ सकता है हर टॉपिक के ऊपर। लेकिन जो करेक्शन है, जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपके सेंटेंसेस हैं, आपकी जो मिस्टेक्स हैं ग्रामर की या किसी तरह की स्पेलिंग की या सेंटेंस के हवाले से, कि आपने मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो 3-4 लाइनों का सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ये सेंटेंस जो उन्होंने लिखा है इसमें पंक्चुएशन कैसे यूज करनी थी, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये ठीक भी है या नहीं ठीक। तो इसके लिए एक टीचर का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर मैं आपको इस हवाले से एक थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ स्पेसिफिकली थोड़ा सा, कि आप जब इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो इंग्लिश राइटिंग में कुछ साइन पोस्ट होते हैं, और वो साइन पोस्ट कौन से होते हैं, आपकी पंक्चुएशन मार्क। मतलब आपने कॉमा यूज किया तो कॉमा आपकी सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करता है, ठीक है। कोई भी पंक्चुएशन मार्क जब आप यूज करेंगे, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, तो वो आपकी स्टेटमेंट के मीनिंग को चेंज करता है। अब स्टूडेंट को अगर पंक्चुएशन मार्क का पता ही नहीं और वो स्ट्रेट अवे बस लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखता जाएगा, तो उसके ऐसे का मीनिंग भी डिफरेंट होगा। क्योंकि जिन्होंने ऐसे पढ़ना है, जिन्होंने ऐसे हमारा चेक करना है फाइनल डे, वो लोग इन सब चीजों पे कमांड रखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल। इस पे मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं, जिस तरह कुरान पाक आप पढ़ते हैं और कुरान पाक की एक आयत के अंदर जो पंक्चुएशन मार्क आते हैं, रमूजा काफ उन्हें शायद कहा जाता है, तो उसकी बेस पे आपके मीनिंग्स भी चेंज हो रहे होते हैं। अगर आप वक्फा नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे, तो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा कुरान की उस आयत का। तो बिल्कुल। सेम हर लैंग्वेज में भी इस तरह के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। अब बिल्कुल इसके लिए आपके लिए जरूरी होता है कि आप किसी ऐसे मेंटोर के पास जाएं जो इन चीजों को जानता है। सही। ये जो आपने बात कही ना सेंटेंस बड़े लिखने वाली, ये मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ जब मैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ। तो जब मॉक एग्जाम में एक पैटर्न नजर आता है, स्टूडेंट्स 5-5 लाइनों का एक सेंटेंस लिखते हैं। तो उसमें फिर जी आप टेंस की भी गलती करते हैं, कॉमा की गलती करते हैं, आइडिया आपका कन्वे नहीं होता। तो इस पे बिल्कुल काम करने की जरूरत है, और छोटे सेंटेंस जितने होंगे उसमें गलती का चांस कम है, आपका आइडिया सीधा कन्वे होता है। कम। तो उमर भाई, आप ऐसे की अगर लेंथ की बात करें, सीएसएस के एग्जाम में आप अपीयर हुए जब, तो लेंथ फुलफिल करके आते थे, या 7-8 पेजेस पे भी अगर आपका उस पॉइंट पे आपने अगर सही हिट किया है तो ऐसे क्वालिफाई हो जाता है? देखिए अगेन सीएसएस इज नॉट अबाउट लेंथ। मैं बार बार ये कहता हूँ, सीएसएस जो है वो है रेलिवेंसी। जो उसने क्वेश्चन किया है, क्या आप उसका कहते हैं जी, जब एग्जाम से, आपने भी एग्जाम दिए, मैंने भी दिए, तो एग्जाम से जब हाल से बाहर निकलते हैं तो कोई कह रहा होता है जी 3000 वर्ड्स का लिख दिया, कोई कह रहा है बिल्कुल। 4000 वर्ड्स का लिख। बिल्कुल। अच्छा, मेरा मानना ये है कि आप 3000-4000 वर्ड लिखने के बजाय आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी करें जो आपने प्रेपरेशन की फेज पे करनी है। उस प्रैक्टिस के दौरान आप अपने 2200 से 2300 वर्ड्स का अगर ऐसे अच्छा लिख लेते हैं गिवन सही। टाइम में, 2 घंटे 50 मिनट में आउटलाइन, ठीक है, इंट्रो, कंक्लूजन, और बीच वाली बॉडी भी सारी बिल्कुल
विदाउट एनी फ्लॉ, कोई ग्रामेटिकल इशू ना हो, आपकी चीजें ठीक चल रही हो, एक फ्लो में ऐसे चले, एक यूनिटी, कोहेरेंस और कोहेजन नजर आए आपके ऐसे में, तो 2200 2000 से 2200 वाला ऐसे जो है पास होता है, और मेरे चारों इसी मॉडल पे पास होते हैं। पीएमएस की लेंथ थोड़ी सी कम होती है, 1500 1600 वर्ड तक वो आपको लिखना पड़ता है, 2 आवर्स का टाइम होता है। यानी अच्छा, अब अगर आपकी पर चीज पेज क्या है कि अगर आपने जो लिखा 200 है वो रेलिवेंट। 200 वर्ड अगर कुछ लोग लिखते हैं पर पेज, तो 7 से 8 पेजेस या जी, 9-10 पेजेस इनफ लेंथ है, अगर रिलेवेंट हो 10 जैसे पेजेस, आपका 10 पेजेस। 10 जी पेजेस जी, रिलेवेंट मेरा हो। 180 वर्ड्स, ऑलमोस्ट 180 टू 190 वर्ड्स आते हैं एफपीएससी की शीट पे मेरे, ठीक है। सही। तो फर्स्ट डे जो है मैं उस चीज को डिटरमिन कर लेता हूँ कि इस वक्त इतने, इस पेज पे इतनी लाइंस हैं, इतने मेरे वर्ड्स आएंगे, 29 ठीक है। उस लाइंस चीज को फिर होती हैं। आपने क्यों करना होता है जी। जी। अब उस चीज का फायदा क्या होता है कि उस चीज का फायदा ये होता है कि आप रेलिवेंट भी रहते हो और आप अपने टाइम के अंदर प्रॉपरली अपनी चीजों को लिख पाते हैं। कि 2 घंटे 50 मिनट मैंने कहा, इट मीन्स कि 10 मिनट आपने निकालने हैं जिसमें आपने री रीड करना है अपनी ही राइटिंग को, और उस री रीडिंग में आप अपनी जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें फिक्स कर लेंगे, और जब वो कटिंग से फिक्स होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर उस चीज को नेगेटिव लेता हो, क्योंकि उसे भी पता है एक डिप्रेशन में एग्जाम है, एक पैनिक एग्जाम है, और उस बिल्कुल एग्जाम के दौरान ये नर्व्स के साथ भी खेल, आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी नर्व्स को, और उस दौरान अगर कोई मिस्टेक की है तो इसने अपनी मिस्टेक को ठीक भी की। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉजिटिव साइन जाएगी। और आपका एक्सपीरियंस जी 4 बार ऐसा ही रहा है, तो आपने ये चीज़ प्रैक्टिस की और उसका पॉजिटिव फायदा हुआ है। उमर भाई, ऐसे के अभी पार्ट्स की तरफ आते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाए? इंट्रोडक्शन से पहले पहले तो आउटलाइन बनानी होती है स्टांस लेके। तो स्टांस लेने के बाद आपने किसी भी ऐसे पे स्टांस ले लिया, तो आउटलाइन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? बुलेट फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस हो, और कितनी सब हेडिंग्स हो? ये इस पे थोड़ा-सा गाइड करें, और आउटलाइन की इम्पोर्टेंस कितनी है? अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि आउटलाइन से ही आप कैसे स्टार्ट होते हैं। आउटलाइन बेसिकली वो टेम्पलेट है, वो स्केच है जो आपके एग्जामिनर को ये बताएगा कि ये कितना रेलिवेंट रह के चीजों को लिख रहा है। और आउटलाइन बेसिकली हाईलाइट है आप जो अगले पेजेस में लिख रहे हैं, और उस हाईलाइट से आपकी सारी चीजें अगर अच्छी तरह से कन्वे होगी तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन है। तो आउटलाइन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं स्टूडेंट के साथ, आउटलाइन से पहले वाला स्टेप है आपकी ब्रेनस्टॉर्म। आप जब पेपर में जाते हैं, आपने पेपर में ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे का टॉपिक आप जब सिलेक्ट करते हैं, आपके पास 10 टॉपिक में से सम टाइम 3 से 4 टॉपिक्स में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक टॉपिक लिख लें, रफ वर्क जहां पर करना होता है वहां पर उस टॉपिक को लिख के आप अपने क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल कवर करें, दोबारा उस क्वेश्चन पेपर को ना देखें। फिर आप स्टार्ट कर ट्रैक करें, सबसे पहले आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएं, ठीक है, कि आपकी स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं। अब उन रिक्वायर्ड चीजों के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। 10 मिनट आपको लगने चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रॉपर 10 मिनट में आप रफ वर्क करें। बेशक आपकी राइटिंग बहुत गंदी हो, जल्दी जल्दी लिखें, जो पॉइंट्स रेलिवेंट उस स्टेटमेंट से आती हैं। उसके बाद आप चले जाएं अपनी आउटलाइन पे। अब उन रेलिवेंट चीजें जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में निकाली हुई है उनको अपनी आउटलाइन में, मैं तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता रहा हूं, लेकिन बुलेट फॉर्म में भी लिखने में कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है तो आप बुलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं, लोगों ने किया और वो पास भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो है कि आप वो जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपनी आउटलाइन बनाएं, अब हर आउटलाइन की जरूरी नहीं है कि सब हेडिंग हो, आपने सब हेडिंग उस आउटलाइन की बनानी है जो ऐसे का मेन क्वेश्चन है, जो लीडिंग क्वेश्चन है आपकी उस स्टेटमेंट का। जो लीडिंग क्वेश्चन है उसकी नीचे सब हेडिंग्स बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कंटेक्चुअलाइजिंग है आपकी उस टॉपिक की, फॉर एग्जाम्पल अगर टॉपिक हम करते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो जरूरी नहीं है कि आप इसके नीचे ग्लोबलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन लिखें जी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स या एसेंशियल। अंडरस्टूड है कि आप जब एक्सप्लेन करने लगे हैं तो आपने इसके पैराग्राफ में जाके यही चीजें लिखी। स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, वो कंटेक्चुअलाइजिंग ग्लोबलाइजेशन के नीचे वो कर देते हैं जी कि इसकी ये हेडिंग्स मैंने डिस्कस कर। अब ऐसे का एक ये भी रूल है कि आपने जितनी हेडिंग देनी है हर हेडिंग के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, तो वो सिर्फ पहले टॉपिक के ऊपर ही, पहली हेडिंग के ऊपर ही ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और जो ऐसे का मेन पार्ट होता है उस पर वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, उस पर ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाते। इसलिए आउटलाइन के अंदर आपने जो सब हेडिंग्स बनानी है उस पार्ट की बनानी है जो लीडिंग क्वेश्चन। सही। उमर भाई, आपका 2019 में कौन सा ऐसे था? आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था? मैंने किया था क्लासरूम डिसाइड्स फ्यूचर ऑफ द नेशन। अच्छा, तो इस पे आपकी थीसिस या स्टांस क्या था? बेसिकली मैंने इसका स्टांस ये लिया था कि क्लासरूम या जो आपकी एजुकेशन होती
करती है, ये आपके फ्यूचर को डिटरमिन करती है। और एक नेशन का फ्यूचर क्या होता है, अब उस फ्यूचर को मैंने डिवाइड कर दिया था, उसमें एक सोसाइटी से बनती है और एक सोसाइटी से लेकर नेशन बनने तक आपके ये तमाम ट्रेंड्स ठीक होने चाहिए। और नेशन का जो फ्यूचर होता है, अगर हम उसको आज के करंट इरा में भी अगर ओवरसी कर रहे होते हैं, सॉरी फोरसी कर रहे होते हैं, तो वो फोरसी इसी सेंस में होता है कि जब आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो है ना उनको फॉलो कर रहे होते हैं। देखें, यूएसए एक ग्रेट नेशन है, अगर आज के दौर में हम उससे सुपर पावर कहते हैं, तो उनकी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसने उसे ग्रेट नेशन बनाया कि अगर उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट का एक इरा गुजारा तो उन्होंने अपनी कुछ सिविल या सोशल प्रॉब्लम को खत्म किया जो उनकी डेवलपमेंट के अंदर हर्डल्स, ठीक है। तो सोसाइटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। मैंने उस सोशल रिफॉर्मेशन को एजुकेशन से लिंक बनाया। सेम पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट को अगर मैंने लिया तो पॉलिटिक्स में मैंने एक इंक्लूसिव अप्रोच लेकर आया कि पॉलिटिक्स इंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर आप डेमोक्रेसी को लेकर चल रहे हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी आपके कुछ एसेंशियल्स दे रही है, आपको डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दे रही है। अब वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एजुकेशन के बगैर नहीं मिल सकती, फ्रीडम ऑफ स्पीच एजुकेशन के बगैर नहीं मिल सकती। सही। थर्ड फ्रंट पे जब मैं गया तो वो इकोनॉमी था। अब इकोनॉमी के ऊपर जब मैंने बात की तो मैंने इकोनॉमी को लिंक किया कि आपके इकोनॉमिक एडवाइजर, आपके इकोनॉमिक रिसर्चर, और वो भी एजुकेशन के थ्रू आते हैं, क्लासरूम से आते हैं। पाकिस्तान या डेवलपिंग वर्ल्ड के इशू ये था कि हमारे पास इकोनॉमिक एडवाइजर या इकोनॉमिक रिसर्चर अपने नहीं है जो हमारी इशू को फिक्स कर सके। अच्छा, इन चीजों को करने के बाद मैंने इस टॉपिक को प्रॉब्लम या सोल्यूशन में नहीं लिया कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या है, ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने बीच में ऐड की कि मैंने अपनी कंक्लूजन से पहले रे ऑफ होप पैदा की अपने ऐसे कि देयर आर सम विंडोज, अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास कि अगर हम अपनी एजुकेशन को ठीक कर लें तो हमारी नेशन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो सकता है। और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिंक किया पाकिस्तान की यूथ के साथ कि हमारे पास यूथ है, और अगर उस यूथ को अगर हम एजुकेशन दें और वो एजुकेशन मैस लेवल पे हो, मैसिव एजुकेशन हो, ना कि सिर्फ एक खास तबका के लिए हो। और उधर मैंने मिस्टर जिना की गोखले एजुकेशन की जो स्पीच है उसको कोट भी किया, उसके पॉइंट्स भी लिखे कि किस तरह से आप मैस एजुकेशन दे सकते हैं, कैसे आप वीमेन एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ ट्रेंड्स को डिफरेंट, वो कैसे किया कि मैंने कुछ चीजें रीड की हुई थी, उनको मैंने यूटिलाइज किया, बजाय इसके कि मैं फिनलैंड मॉडल पे जाता, मैं अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में रहकर ऐसे को लिखता रहूं। सही, आपने वो सारे एरियाज हाईलाइट किए कि जो एक नेशन के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। वो पॉलिटिकल स्फीयर है, आपका इकोनॉमिक स्फीयर है, मोरालिटी है, लीडरशिप है। वो उन सारों को फिर आपने एजुकेशन और क्लासरूम से कनेक्ट किया। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने फिर क्लासरूम इसको जस्टिफाई किया और माशाल्लाह से तभी आपकी हर बार यही अप्रोच रही होगी। और मेन चीज़ ये है कि टॉपिक को जो हिट करना है, लोग जैसे आपने कहा कि पूछा एक पॉइंट गया है, फिर वो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बताना शुरू कर देंगे, कहाँ से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई है, हिस्ट्री और उधर। सो पॉइंट ये है कि टू द पॉइंट आपने जो पूछा गया है उसी स्टेटमेंट को पहले जस्टिफाई करना है। पूछा गया है कि इस और पाकिस्तान सबसे बड़ी बात जी 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 आप बताएं। जी सॉरी बोले आप। मैं ये कह रहा था, फॉर एग्जांपल पूछा गया है कि इज पाकिस्तान रेडी फॉर द डिजिटल रेवोल्यूशन। तो अगर आप ये लिख के आएंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या होता है आधे ऐसे में, तो फिर ये तो अप्रोच ही जी गलत है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हाँ, पूछा गया है पहले मतलब उसे, जी, जी जो पूछा गया है उसे हाँ, एड्रेस करें, फिर आप आगे अगर, नॉमिनल सा हिट दें कि जी, जी जी मैं पूरी कर गया मैं अपनी बात। आप एक्सप्लेन करें डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज की वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि आप डिजिटल रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स गिनाते जाएं, पे डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए या डिजिटाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, पास्ट में क्या काम किया और अगर हमने कामयाब होना है तो हमें कैसे डिजिटाइजेशन को लेकर चलना पड़ेगा। आप इन चीजों पे ज्यादा डिस्कशन करें, क्योंकि वो आपके ऐसे, देखिए ऐसे का मतलब क्या है कि आप ऐसे लिखते हुए ये समझें कि एक नाइव पर्सन है जो बिल्कुल नहीं उस टॉपिक के ऊपर जानता और आप उसे समझा रहे हैं। अगर बिल्कुल आप इस अप्रोच के साथ अपने ऐसे को लिख रहेंगे कि मैंने अपनी चीजों को कन्वे करना है कि मेरा वो मैसेज है जो आपने पढ़ना है या किसी और ने पढ़ना, अगर उस अप्रोच के साथ मैं लेकर चलूंगा तो मेरा ऐसे जो है वो प्रॉपरली ठीक जाए। बिल्कुल। अच्छा उमर भाई, ये एक सवाल आता है कि आपने अपने ऐसे के अंदर कोहेरेंस और कनेक्टिविटी का ख्याल रखना है। एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्ट हो, जी ट्रांजिशन हो, कनेक्टर्स हो। तो ये क्या होते हैं ट्रांजिशन, कनेक्टर, कनेक्टिविटी, कोहेरेंस? इसके ऊपर थोड़ा-सा आप बताएँ। अच्छा, ये ऐसे कि ना कुछ समझ ले पिकुलर फीचर्स हैं, कुछ एसेंशियल्स हैं जिस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर की हैं, ये ऐसे कि वो
ब्यूटीज हैं या वो वाली खूबियां हैं जो ऐसे को खूबसूरत बनाती हैं और ऐसे को रेलिवेंट। सबसे पहले तो आप अपनी कोहेरेंस और कोहेजन पे काम करें। उसमें आप ये देखें कि आप अपने पॉइंट से या अपने टॉपिक से रेलिवेंट कितने हैं। ये बेसिकली पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। आपका एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का आपने टॉपिकल सेंटेंस लिख दिया और टॉपिकल सेंटेंस में आप एजुकेशन को रिलेट कर रहे हैं अपनी सोशल सोसाइटी के साथ। तो आपने जो सब हेड, जो पैराग्राफ के नीचे डिटेल्स लिखनी है, जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, उसके अंदर आपने उसी फॉर्म को लेकर आना है, आपने यूनिटी लेकर आनी है, एक ही कंसेप्ट को लेकर चलना। ठीक है। अब उस एक कंसेप्ट में आपने सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है कि एजुकेशन का सोसाइटी से क्या ताल्लुक है, बजाय इसके कि आप एजुकेशन को पॉलिटिक्स के साथ बना। फिर आपने उस पैराग्राफ से अगली हेडिंग का पैराग्राफ जो है वहां पर शिफ्ट होना। तो वो शिफ्टिंग सेंटेंस आप बीच में एक ट्रांजिशन सेंटेंस यूज कर सकती हैं। सम टाइम वो आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस हो सकता है, सम टाइम आप उसे बिल्कुल सिंपल सेपरेट सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है। वहां से आप उसे नेक्स्ट जो अपनी पैराग्राफ होगा उसके साथ लिंक करें। एक मिसाल, कुछ वर्ड फॉर्म में कनेक्टर्स उमर भी भाई होते हैं। एक मिसाल ठीक दे है। के समझाएं जो है ट्रांजिशन का, जैसे जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं, उन्हें अंदाजा हो जाए कि एक आइडिया है ये, फॉर एग्जांपल, उससे आप दूसरे आइडिया तक जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन का एक एग्जांपल दे के बताएं, जैसे वो डेमोंस्ट्रेशन उनके माइंड में बन जाए। जी, इसके लिए आप ऐसा करें कि अगर आपके पास है टॉपिक यही एजुकेशन वाला, अगर हम करते हैं तो एजुकेशन के टॉपिक में आपने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से आप आगे चले जाते हैं कि एजुकेशन किस तरह से एक नेशन का फ्यूचर बनाता है जब उसकी सोसाइटी स्ट्रांग हो। ठीक है। अब सोसाइटी को स्ट्रांग करने के लिए आपके सोसाइटी के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपने उनको देखना है। उसमें मैं फर्स्ट एलिमेंट अगर उठा लेता हूँ तो टॉलरेंट सोसाइटी का होना बहुत जरूरी। टॉलरेंट सोसाइटी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी। अब वो मैंने लिख तो लिया कि टॉलरेंट सोसाइटी के लिए एजुकेशन कैसे जरूरी है, एजुकेशन कैसे टॉलरेंस लेकर आती। नेक्स्ट आगे जो मैं चीज लिखने लगा हूं वो है कि जी टॉलरेंस के बाद एजुकेशन जो है आपकी सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव भी कर। ठीक है। तो मैं वहां से शिफ्टिंग कैसे लूंगा कि मैं मोर ओवर यूज कर लूंगा, फर्दर यूज कर लूंगा, इस तरह का कोई सेंटेंस के शुरू में कनेक्टर यूज करूंगा और मैं बताऊंगा कि एजुकेशन सिर्फ एक सोसाइटी को टॉलरेंट नहीं करती बल्कि उसकी प्रोग्रेसिवनेस या उसे जो प्रोग्रेशन है या उसकी जो प्रोग्रेसिविज्म है उसको भी प्रमोट करती है। सही। ठीक है। अब वहां पर उस शिफ्टिंग सेंटेंस में मैं लिख के फिर आगे अगले पैराग्राफ में प्रोग्रेसिविज्म की बात करूं। सही। यानी एक मेथड ये भी है कि आपका जो पहला पैराग्राफ है उसके लास्ट सेंटेंस में आप ट्रांजिशन दें, कि लास्ट फॉर सेंटेंस एग्जांपल मोरालिटी पे दे बात सकते कर हैं। रहे हैं आप, एजुकेशन के प्रोग्रेसिव पार्ट पे बात कर रहे हैं, तो लास्ट जुमला इस तरह हो कि मोर ओवर ये इस एरिया में भी काम आ सकती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से आप जी डायरेक्टली स्टार्ट करें क्योंकि ट्रांजिशन आ चुकी है। जी और एक मेथड ये भी होता है कि आप इस तरह से करते हैं, पैराग्राफ लिखने के बाद दूसरी पॉइंट पे आते वक्त एक कनेक्टर लगाया जाता है, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, मोर ओवर। तो वो हाँ, प्रैक्टिस भी काम की है, उसको भी आप बताएं अपनी। करनी चाहिए। अच्छा। देखिए उस प्रैक्टिस को आप कैसे लें कि उस प्रैक्टिस को आप ये नहीं कि आपके ऐसे में आपने डिफरेंट जगहों पे आपने ट्रांजिशन करनी है तो हर जगह पे फर्स्टली सेकंडली थर्डली तो नहीं लगेगा। तो आप सही। अपने ऐसे को वैरायटी में लेकर आए। ठीक है। सही। कहीं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें और वो भी करना चाहिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। सही। और मेरा जहां तक मानना है कि स्टूडेंट जब बार बार प्रैक्टिस करेगा और डिफरेंट मॉडल अप्लाई करेगा अपनी प्रैक्टिस के दौरान कि एक मॉडल ये है, एक मॉडल ये है, तो उसके साथ उसकी चीजें रिजॉल्व होंगी। अब मैं इसके ऊपर एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। रिकमेंडेशंस लोग लिखते हैं। ठीक है। अब रिकमेंडेशंस कैसे हैं कि एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है। मैंने ये भी मॉडल अप्लाई किया था कि एक जगह पे प्रॉब्लम लिखता हूँ उधर ही मैं सोल्यूशन देता था, जैसे बुक्स में होता है अक्सर। और मैंने दूसरा मॉडल भी प्रैक्टिस में किया हुआ है कि पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर दो फिर इसका सोल्यूशन दे दो। ठीक है। आप दोनों मॉडल को देखो, लेकिन देखो कि आप किस में ज्यादा कन्वीनियंट हो, किस में कम गलतियां कर रहे हो, आप उसको अप्लाई करना शुरू कर। सही। उमर भाई, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में एक ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन होता है। वो समझते हैं कि कंक्लूजन बस आप अपने इंट्रोडक्शन को रिफ्रेज करके आधा करके लिखते हैं। तो आपकी अप्रोच क्या रही? इसी तरह कंक्लूजन को हाफ साइज रिफ्रेजिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन होती थी, या कुछ और अप्रोच है कंक्लूजन की जो आप समझते हैं? देखिए कंक्लूजन के लिए मेरे जो सबसे पहली माननी जो चीज थी वो ये थी कि कंक्लूजन नो डाउट आपके पूरे ऐसे की एक रिफ्लेक्शन है, जो आपने पीछे राइटिंग की है उसकी रिफ्लेक्शन है और उसे बहुत कंसाइज फॉर्म में आपने कर, मतलब आपके इंट्रो की लेंथ और कंक्लूजन की लेंथ में भी एक फर्क आना चाहिए। ठीक है। 7500 का फर्क आना चाहिए। ये नहीं कि आपका इंट्रो जितना उतना ही आप कंक्लूजन, या समटाइम कुछ लोग कंक्लूजन भी लंबा लिख देते हैं और समटाइम कुछ लोग कंक्लूजन को गलत लिखाते हैं जल्दी में कि टाइम कम है बस लिख दो जो लिखा है पीछे ऐसे पूरा कर।
कंक्लूजन के लिए भी एक आपने स्पेसिफिक टाइम बनाना है। कंक्लूजन के लिए सबसे मेन जो फार्मूला है, कंक्लूजन के अंदर कोई न्यू आइडिया नहीं आना चाहिए। जो आपने पीछे लिखा है उन्हीं चीजों की आपने रिफ्लेक्शन देनी है। सिर्फ इंट्रो की रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए, आपने जो पीछे जितनी राइटिंग की है उसकी पूरी एक समरी या उसकी एक पूरी जो रिफ्लेक्शन है, आप वो अपने कंक्लूजन में कंसाइज फॉर्म में अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, तो वो कंक्लूजन हो। उमर भाई, बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि कंक्लूजन में आपका जो टोन है वो कमांडिंग टोन हो जाना चाहिए। टोन ये रिटन एक्सप्रेशन में चेंज किस तरह से होता है, इसका कोई मिसाल? देखिए, इसकी मेन चीज ये होती है कि आपकी जो एलोकेंसी होती है ऐसे कि वो शो होती है आपके सेंटेंसेस से और वर्ड से, ठीक है। इसके लिए भी एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि आपकी कमांड और अथॉरिटी शो होनी चाहिए इंट्रो में, ठीक है। तो मैंने इसका थोड़ा सा जो मॉडल अप्लाई किया था वो ये था कि मैं सॉरी कंक्लूजन से पहले वाला जो पैराग्राफ होता था एक, उसको मैं उस फेज में लेता था जिसमें मैं रे ऑफ होप दे देता था, कोई कमांड दे देता था, कोई अथॉरिटी दे देता था। लेकिन कंक्लूजन को अगेन मैंने ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्ट से लिखा, मतलब मैंने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश की जो बुक है उसको फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने ट्रेडिशनल वे दिया हुआ है और मैं उस ट्रेडिशनल वे के साथ चला हूं। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं वो आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं या आपके सेंटेंस ऐसे बन रहे होते हैं जो आपकी एलोकेंसी शो कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने वर्ड्स के साथ अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी वो सारी चीजें शो करनी होती है कि आप कितने एम्फेटिक हो इस हवाले से। अगर आप विल और शेल को इंटरचेंज करते हैं तो आपको पता है वर्ड के मीनिंग, सेंटेंस के बिल्कुल, मीनिंग चेंज हो टोन ही जाती है। चेंज तो हो सेम जाता है। आपने अपने आप को एलोकेट, जी, आपने एलोकेट करने के लिए ये चीजें करनी। लेकिन इसके ऊपर देखें, काफी ज्यादा बातें हैं कि कंक्लूजन के अंदर ये कमांड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि मैं कमांड नहीं यूज करता, पर्सनली मैंने यूज नहीं, मैंने सही दूसरी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिखता है तो वो उस कमांड को इस तरह से ले कि उस कमांड को कोई नेगेटिवली पोर्ट्रे ना कर पाए। सही। उमर भाई, ऐसे लिखने का एक फॉर्मेट होता है। हर कैंडिडेट जो जिनसे मेरी बात हुई आज तक वो कहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर ऐसे का फॉर्मेट था। तो ये आपका भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट था जिसे आप फॉलो करते रहे? फॉर्मेट इन द सेंस? इन द सेंस, कुछ लोग थीसिस जो हैं वो इंट्रोडक्शन के आखिर में लिखते हैं, जी, कुछ लोग आउटलाइन में लिखते हैं, कुछ लोग अच्छा, बुलेट्स में लिखते हैं, कंक्लूजन में ये पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं। तो कोई हर जी, किसी का जी, फॉर्मेट एक बना होता है। हाँ, जैसे आसिफ से अच्छा, बात हुई ये थी, उन्होंने सारे, खुद कहा था कि वो फॉर्मेट अलग एक फॉलो हाँ, करते थे और वो काम हो जाता था हर बार। देखिए, ये हर स्टूडेंट की अपनी प्रैक्टिस पे होता है कि वो प्रैक्टिस जब करता है। ये आपके साथ पास सारे मॉडल्स हैं, सारे फॉर्मेट्स हैं। मतलब आप थीसिस स्टेटमेंट, सम लोग कुछ लोग लिखते भी हैं अपनी आउटलाइन के स्टार्ट पे, ठीक है। जी। कुछ लोग नहीं लिखते, मैं खुद नहीं लिखता। कुछ लोग अपनी थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के फर्स्ट लाइन में, कुछ मिडल में, कुछ एंड में, ठीक है। तो सही। आप देखें कि आप कहां पर ज्यादा कन्वीनियंट है प्रैक्टिस के दौरान। ये चीजें प्रैक्टिस के दौरान फाइनल होती है। अब मैंने जब प्रैक्टिस की तो मैंने जब देखा कि मैं थीसिस स्टेटमेंट को फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, ठीक है, तो नीचे मेरे पास मटेरियल कम होता जा रहा है, मतलब मैं चीजों को लिंक नहीं सही बना रहा, ठीक है। सही। तो मैंने कोशिश की कि बजाय इसके कि मैं इसे फर्स्ट लाइन में लिखने के, मैं फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा जनरल डिस्कस करूं ताकि उस टॉपिक को लेकर आऊं फनल लाइक स्ट्रक्चर। एक फनल सही। लाइक स्ट्रक्चर आप इंट्रो में फॉलो करना, ठीक है। सही। पहले चीजों को ब्रॉड लें, ठीक है, जर्नल टू पैरामिड स्पेसिफिक। स्ट्रक्चर, बिल्कुल। जी, जनरल टू स्पेसिफिक, जिसे पैरामिड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में। तो आप थोड़ा सा चीजों को ब्रॉडर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कंसाइज करते हुए फनल में लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया कि मैंने थीसिस स्टेटमेंट हमेशा एंड पे लिखी। सही। ये मेथड था आपका। उमर भाई, ऐसे की इवैल्यूएशन पे भी हमारी बात हो गई, उसके कंक्लूजन पे, इंट्रोडक्शन पे। अब ये बता दें कि कम से कम आपको कितने फुल फ्लेज्ड ऐसे लिखने चाहिए पेपर से पहले और उन पे इवैल्यूएशन आपने हासिल करनी चाहिए, फिर आप यू आर गुड टू गो। यानी आपको इतना लगे कि नाउ आई कैन एट लीस्ट अपीयर इन सीएसएस, कितने ऐसे मिनिमम करने चाहिए पहले? देखिए, फुल लेंथ ऐसे तो तकरीबन 25 टू 30 हर स्टूडेंट को लिखने चाहिए, जरूरी है ये, ठीक है। सही। इससे क्या होता है कि 25 टू 30 ऐसे जब आप फुल लेंथ करते हैं तो ये आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज भी ठीक हो रही होती है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी हो रही होती है। आपके पास एग्जाम में वो प्रेशर नहीं होता कि मैंने यहाँ पर आउटलाइन भी बनानी है, अगर 1 घंटे में आउटलाइन बनी तो 2 घंटे में ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जहाँ टाइम ज्यादा लग जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 2-3 टॉपिक्स आपके पास होंगे और आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस प्रैक्टिस के हवाले से भी आपने लिखना है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ठीक करने के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं ये करनी 25 से 30 फुल लेंथ ऐसे। सही। साथ आप क्या करें कि आप 40 से 50 आउटलाइन भी लाजमी लिखें, जिनको इंट्रो कंक्लूजन लिखते हैं प्रैक्टिस के लिए।
ठीक है। सही। तो ये चीजें सारी जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती हैं। किसी बंदे के लिए 10 एसेस भी बड़े अच्छे होते हैं कि वो 10 लिख के भी क्रैक कर जाता है चीजें, कोई मसला नहीं इसमें भी। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट को 25 से 30 एसेस मल्टीपल जो डायरेक्शंस वाले टॉपिक्स है उन पे लिखना चाहिए, ठीक है। सही। बजाय इसके सिर्फ एजुकेशन, इकोनॉमी या टूरिज्म या क्लाइमेट को लें, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपकी सोसाइटी के ऊपर टॉपिक्स हैं, आपकी डिवर्सिटी के ऊपर टॉपिक्स हैं, कल्चर के ऊपर टॉपिक्स हैं। आप हर एंगल को लें। वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन और पॉपुलिज्म इशू नहीं है। कोविड 19 की वजह से जो प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहे हैं, आपके पास वीमेन इश्यूज जो आ रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, आप उसे डोमेस्टिक फ्रंट पे भी देखें, आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखें, आप पीस प्रोसेस को भी देखें। अगर आप अफगान पीस प्रोसेस है तो उस अफगान पीस प्रोसेस को भी आप कल्टीवेट कर सकते हैं अपने ऐसे की फॉर्म में, कैसे कि एक पीस प्रोसेस के थ्रू वर्ल्ड के जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। एक सही। स्टेटमेंट बनाए, उस पे आप सीरिया को लेकर आए, यमन को लेकर आए, इस तरह के टॉपिक्स पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो 25 से सही। 30 एवरेज स्टूडेंट को ऐसे लिखने चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट जो सीएसएस की तैयारी शुरू कर रहा है और ऐसे उसने कभी नहीं लिखा, उसको आइडियाज़ की बड़ी कमी होती है, तो चंद ऐसी किताबें जी, आप सजेस्ट कर दें कि जो आप पढ़ें तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ का ज़ख़ीरा बन जाएगा, जिसको यूटिलाइज़ करके आप फिर कुछ लिख तो पाएँगे। इंग्लिश एक्सप्रेशन एक अलग चीज़ है, आइडियाज़ अलग चीज़ हैं, तो कौन-सी किताबें चंद आप सजेस्ट करेंगे कि जो आप देखें पढ़ें तो फ़ायदा होगा? इसके लिए मैंने कुछ बेसिक रीडिंग्स हैं जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ। उस बेसिक रीडिंग के साथ उनमें शौक भी पैदा होगा और वो नेक्स्ट मजीद बुक्स भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो स्टूडेंट्स को रसल की कोई भी बुक ले, उसकी कोई भी ऐसे की किसी किस्म की भी बुक जो उन्हें पसंद है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है या कोई भी वो उठा ले, उसे लाजमी पढ़ें, नंबर 1। सेकेंडली, वो जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत मास्टरपीस है एनिमल फॉर्म, वो लाजमी लें, ठीक है। थर्ड, विल ड्यूरेंट की प्लेयर ऑफ फिलोसफी, वो लाजमी पढ़ें, ठीक है। प्लेयर ऑफ फिलोसफी जो है उनको काफी चीजों के अंदर आइडियाज को वास्ट करेगा, ठीक है। सही। फोर्थ पे आप मलिहा लोधी की बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड क्राइसिस स्टेट, वो अच्छी बुक है, वो लेनी चाहिए। राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, इंडियन एक ऑथर है रुचर शर्मा, उनकी इकोनॉमी के ऊपर बुक है, इकोनॉमी सोसाइटी इसके ऊपर बहुत अच्छी बुक है, वो पढ़नी चाहिए, ठीक है। और फिर 6 पे मैं आजकल गवर्निंग द अनगवर्नेबल पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव के हवाले से एक अच्छी रीडिंग है, वो करनी चाहिए। ये सही। 5-6 बुक्स हैं, ये पढ़ें इनिशियल लेवल पे, जो भी स्टूडेंट जो स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, उसे चाहिए कि इन बुक्स को लाजमी पढ़े। साथ वो न्यूज़पेपर को पढ़े। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल को कभी भी वो मिस ना करे, क्योंकि एडिटोरियल जहाँ आपकी ओपिनियन राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो आपकी काफी चीजें प्रॉपरली ठीक कर रहा हो, सही। राइटिंग की भी, स्ट्रक्चर की भी, और साथ आपको नॉलेज भी दे रहा हो। सही। तो उमर मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है स्टूडेंट्स के लिए। सही है। मैंने कोशिश की है कि सारे एरियाज़ पे आपका इनसाइट लिया जाए। अगर कोई एरिया मिस हो गया है तो अगर आप अपनी एंड पे समझते हैं कि ऐड कर दें उसको बताने के लिए एस्पिरेंट को, या आप समझते हैं कि कवर हो गया है ज़्यादातर ऐसे के ऊपर? ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कवर हो गई हैं, जो मतलब ये स्टूडेंट्स वैसे भी ये चीजें सारी जानते हैं। मेन सही। चीज जिस पे मैं अगेन स्टूडेंट को कहूंगा वो ये है कि प्रैक्टिस, इन द एंड जो चीज काम आनी है वो प्रैक्टिस आनी है। कोई ये लेक्चर्स काम नहीं आने कि इंग्लिश ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, थीसिस स्टेटमेंट लिख के ही समझ आनी है। लिख के चेक लिखेंगे, करवाएँ, प्रैक्टिस करेंगे तो इवैल्यूएट पक्का। करवाएँ, जी, यानी फिर ही बेहतरी होगी। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने से डायरेक्शन मिलेगी सुनने से बिल्कुल। कुछ, हाँ, डायरेक्शन सुनने तो से ज़रूर सिर्फ मिलेगी। डायरेक्शन मिल, हाँ जी। डायरेक्शन ज़रूर लेकिन वो मिलेगी। वो डायरेक्शन तो अब इतनी रेडीमेड हो चुकी है कि आप किसी स्टेटमेंट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर हजारों चीजें आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल, आप वहां बिल्कुल, से भी सुन के कर सकते हैं। आप बिल्कुल, अपना टाइम बजाय इसके कि वेस्ट इन चीजों पे करें, आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, डेली बिल्कुल, लिखें। आप एक सेंटेंस से स्टार्ट करें, सेंटेंस बिल्कुल। से आप पैराग्राफ पे जाएं, पैराग्राफ से आगे आप जाएं। और इसके लिए मैं स्टूडेंट को एक चीज रिकमेंड करता हूँ जो बिल्कुल अभी बिगिनिंग फेज पे हैं, जिन्होंने अभी अटेम्प्ट देनी है और अभी इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो वो जो डिफरेंट कोटेशंस होती हैं, ठीक है, उनको वो लिखा करें, कोटेशंस को एक्सप्लेन किया करें, क्योंकि सही। उससे उनके आइडियाज वास्ट होंगे। वो डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें चीजों को देखेंगे, समझेंगे और उनके ऊपर लिखेंगे। यानी एक कोटेशन को पिक करें और उसको ऐसे की तरह फिर अटेम्प्ट करें आगे। ये जी, प्रैक्टिस जो है एक्सपेंशन, एक्स एक्स एक्सपेंशन करें, जो कि कभी एक्सपेंशन। 2015 तक सीएसएस का हिस्सा भी था। बिल्कुल। उमर भाई, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि आपने जो डिटेल्ड सीएसएस इंग्लिश एसे के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और गाइडेंस जो प्रोवाइड किया है एस्पिरेंट्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा उन्हें जो है एक रास्ता बेहतर बना के दिखाएगी। और यहाँ पे एक अभी ट्रांजिशन लगा देते हैं जैसे ऐसे में लगाते हैं। बिल्कुल आपने 2016 2019 में यूएस के जो है हिस्ट्री के पेपर में, हिस्ट्री ऑफ यूएसए में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे यूएस हिस्ट्री के ऊपर। आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, किस तरह से तैयारी की। बाकी आज के
इस सेशन के साथ यहाँ पे हमारा जो है ये वक्त ख़त्म होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपका मैं थैंक यू करूँगा दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़। टॉप राइट कॉर्नर पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें और नेक्स्ट बैच में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अल्लाह हाफ़िज़।